पहले 12वीं कक्षा का जो इको का पेपर होता था, जो अर्थशास्त्र का पेपर होता था, चाहे कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हों, उनके लिए ये पेपर बहुत बड़ा माना जाता था। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि इकोनॉमिक्स के पेपर इतना टफ आया, उनके क्वेश्चन छूट गए, उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया या फिर न्यूमेरिकल इतने टफ आ गए जिससे वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। लेकिन 2-3 सालों से जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, इकोनॉमिक का पेपर इतना टफ नहीं रहा। केस सिस्टम आने के कारण पेपर में एमसीक्यू पूछे जाने के कारण जो पेपर है बहुत ही सिंपल और सिस्टम वाइज सामने आया है। आज हम इको की जैसी 2 बुकें हैं, तो पहली बुक की चर्चा करेंगे, उसमें कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो जो इको की पहली बुक है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तब से लेके ये 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने किन किन पड़ावों को पार किया है, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना या उज्ज्वला योजना या मनरेगा योजना या नोटबंदी के ऊपर आप ये सारे की सारी चीजें जरूर करके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं केस सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चनों को भी वो पूछते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से क्या मेन चीजें आती हैं और एग्जाम में किन चीजों को पूछने पर वो ज्यादा जोर देते हैं। पहला चैप्टर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो आप इस चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज़ादी के समय हमारी कृषि की, उद्योग की, व्यापार की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी? हमारा हमारी जो शिक्षा थी वो कैसी थी? हमारी जो जीवन आयु थी वो कैसी थी? तो इन सब को लेके आपको सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ही लिखने होते हैं कि आज़ादी के समय चाहे कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इन सब की हालत बहुत ही दयनीय थी, पिछड़ी हुई थी। ये बात ठीक है कि अंग्रेजों ने आधारभूत संरचना के रूप में रेलवे का मुंबई से थाने तक निर्माण किया था, पोर्ट्स बना दिए थे, सड़क उन्होंने कुछ बनाया था, मेल के लिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस शुरू कर दिए थे। लेकिन कहीं न कहीं 1934 में भारत में हवाई जहाज ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आधारभूत संरचना का विकास अगर थोड़ा बहुत किया भी था, तो उनका मेन उद्देश्य अपना ट्रेड का प्रॉफिट ही था। लेकिन बाकी चीज़ों की अगर कंडीशन देखी जाए, एजुकेशन सिर्फ 15% लोग उस समय पढ़े लिखे थे। जीवन आयु 33 वर्ष तक मानी जा रही थी और जो प्रति व्यक्ति आय थी या राष्ट्रीय आय थी वो बिल्कुल निम्न थी। कृषि हमारी बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, परंपरावादी थी और उद्योग व्यापार पूरी तरह से हम अंग्रेजों पे निर्भर थे। तो इन सब की हालत दयनीय अवस्था में आपको लिखनी है ये पहले चैप्टर में। ये 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए, खासकर कृषि से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उद्योगों और व्यापार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस समय क्या कंडीशन रही थी। दूसरा जो चैप्टर है भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जिसमें कृषि को महत्व दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू हुई। द्वितीय चैप्टर में हमें भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत भारतीय इकोनॉमिक आगे बढ़ी, उसके बारे में हमें बताना है। इसके अंदर हमें बताना होगा कि हमने अपने भारतीय कृषि में क्या-क्या सुधार किया, नई तकनीक लेके आए, छोटे जोतों को बड़ा किया और हमारे देश में 65-66 में हरित क्रांति आई। फिर हमें इसमें बताना होगा कि 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम देश को लेके आगे बढ़े
और इसमें हमें 1956 की औद्योगिक नीति को भी बताना होगा, जिसमें प्रथम श्रेणी में हमने सरकारी, दूसरे में प्राइवेट और तीसरे में मिश्रित उद्योगों को रखा। तो जो दूसरा चैप्टर है भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था, इसमें पंचवर्षीय योजना, कृषि में सुधार और इसके अलावा भारत की औद्योगिक नीति प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति भी बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरे वाले में। जो तीसरा जो चैप्टर है उसके अंदर आपने यहाँ पे देखा कि 1947 से लेकर 1990 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से नियोजित थी। उसमें सरकारी नियंत्रण था, लाइसेंस परमिट कोटा का प्रभाव था। लेकिन 1991 में जो तीसरा चैप्टर बताता है, हमने अपने देश में नई आर्थिक नीति को लागू किया और हम अपने देश में एलपीजी लेके आए। एलपीजी का मतलब है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने लाइसेंस परमिट कोटा को इसमें लिमिट कर दिया, बाहर के एमएनसी को आने का मौका दिया, इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया। हमारी इकोनॉमिक पूरी तरह से अदर कंट्रियों के लिए खुल गई और आज के समय में हम दुनिया की जो फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमिक बने हुए हैं और हम ये थर्ड इकोनॉमिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का है कि अगर हमने उस समय अपनी इकोनॉमिक को नहीं खोला होता और हमारी इकोनॉमिक इतनी तेजी से अगर आगे नहीं बढ़ी होती, तो कहीं भी हमने इस पोजीशन को हासिल इस समय नहीं किया होता। मानव पूंजी निर्माण छोटा चैप्टर है। इसके अंदर आपको जो ये 4th चैप्टर है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि भाई एक जो मानव है अच्छी शिक्षा लेके, स्वास्थ्य लेकर, सुविधाओं को लेकर किस तरह से मानव पूंजी निर्माण कर सकता है। इसके अंदर आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताना होगा, क्योंकि मानव पूंजी के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा और स्वास्थ्य का ही है। तो ये आपको बताना होगा कि भारत में स्वास्थ्य के लिए एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। वहीं शिक्षा में भारत में प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे शिक्षा का बंटवारा दिखाई देता है और उनकी क्या-क्या समस्याएँ और उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, ये आपको इस मानव पूंजी निर्माण में करके जाना चाहिए। ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है कि भाई मत्स्य मछली पालन क्या है, या फिर फूलों की खेती क्या है, जैविक खेती क्या है, या फिर ग्रामीण जो किसान होते हैं उनको लोन किसके थ्रू मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण किसान के क्रेडिट के रिसोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो औपचारिक है, जो सामंतों से, जमींदारों से, ये एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। औपचारिक में वो बैंक, नाबार्ड और कोऑपरेटिव के बैंकों के थ्रू लोन लेते हैं और अनौपचारिक में वो अपने रिश्तेदारों से, जमींदारों के और सामंतों के थ्रू लोन ले लेते हैं, जो गलत है। तो ग्रामीण विकास में आपको पूरी की पूरी तरह से उनके क्रेडिट रिसोर्सेस, मतलब कि उनके पैसे प्राप्ति, खेती करते समय उनको ऋण या कर्ज उन्हें कहाँ से मिलता है उसके बारे में बताना होगा। प्लस मछली पालन से लेके जैविक खेती के बारे में बताना होगा। एक क्वेश्चन इसके अंदर बारंबार पूछा जाता है कि जैविक खेती किस तरह से सतत पोषणीयता को बढ़ावा दे रही है। मछली पालन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पशुपालन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ग्रामीण विकास के अंदर आपको ये जरूर बताना होगा कि भाई जब खेतों में फसल बोई जाती है, वहां से लेकर मंडी तक और उसके बाद गोदामों में स्टॉक करने तक कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये ग्रामीण विकास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप करके जाएं। जो छठा चैप्टर है रोजगार, उससे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत में बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों की व्याख्या करें। ये रोजगार से पूछा जाता है। और सातवां जो चैप्टर है वो पर्यावरणीय और धारणीय विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें ऊर्जा के दोनों स्रोत, परंपरावादी जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल आदि के बारे में पूछा जाएगा और गैर परंपरावादी
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, इनके बारे में पूछा जाएगा और किस तरह से हम गैर परंपरावादी ऊर्जा के स्रोतों का जैसे कि सीएनजी, पीएनजी या फिर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके किस तरह से हम धारणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और मैंने हमेशा देखा है कि इन 2-3 सालों में इको के पेपर में पर्यावरणीय और धारणीय विकास, सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछ रहा है, तो ये आप ज़रूर करके जाएँ। लास्ट चैप्टर है जो हमेशा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अध्ययन। इसके अंदर हम भारत, पाकिस्तान और चाइना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमें इसमें बताना होगा कि तीनों देश कृषि से जुड़े हुए थे, तीनों ने 5 ईयर प्लान अपनाए, तीनों ने अपनी इकोनॉमी को 78, 88 और 91 में खोला। तीनों में चाइना अपने आप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में सफल हो गया क्योंकि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की। 1978 में उन्होंने उसने ओपन डोर पॉलिसी, देंग शाओपिंग जो उनके लिबरल नेता थे, उन्होंने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी लागू करके चाइना को इकोनॉमी को खोल दिया। इसलिए चाइना अपने आप को वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में स्थापित कर पाया। वहाँ पे पूंजी निवेश अधिक हुआ। वो जनसंख्या को और गरीबी को कंट्रोल करने में सफल रहे। और हमें इसमें बताना होगा कि नंबर 2 पे इंडिया आता है, जिसने अपने यहाँ पे काफ़ी हद तक गरीबी और बेरोजगारी को कंट्रोल करने की कोशिश की और भारत ने अपनी इकोनॉमी को 91 में खोला। लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमें लिखना होगा कि वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरों की कमी है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कभी भी स्थायी नहीं रही है, जिसका इफ़ेक्ट वहाँ के सरकारी योजनाओं पे पड़ा है। तो ये भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन जनसंख्या के रूप में भी, इंडस्ट्री के रूप में भी, इकोनॉमिक के रूप में भी वो पूछ सकता है। और ये इस तरह से 8 चैप्टर हैं, जो मेरे देखने से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहिए। लेकिन इनको करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखें कि इन 8 चैप्टरों में 8 बातें हैं। वो 8 बातें इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग है, अगर ये आपके ध्यान में है, तो आप पूरी तरह से इसके एमसीक्यू भी कर लेंगे, केस सिस्टम से भी जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेंगे और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी कर